हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू यूपीएससी क्रॉनिकल्स। और आप एंशिएंट इंडियन सीरीज की लेक्चर देख रहे हैं। अब तक हमने मेसोलिथिक पीरियड के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने प्री हिस्टोरिक आर्ट को भी ख़त्म कर लिया, जहाँ पे हमने उसके कई सारे एस्पेक्ट्स को समझा था। उन सारे एस्पेक्ट्स को हमने डील किया जो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप बाद में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा समझ भी बढ़ेगी और आपको एक कॉन्फिडेंट भी आएगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। पर चूंकि अभी आप इस वीडियो के लिए आए हुए हैं तो मैं आपको इसी वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए बोलूँगा। ये जो आज की टॉपिक है वो है न्योलिथिक पीरियड। न्योलिथिक पीरियड जिसमें हम इसके मीनिंग को समझेंगे, क्या होता है न्योलिथिक का मतलब क्या है, इस पीरियड के बारे में हमें पता कहाँ से लगी, व्हाट आर द हिस्टोरिकल सोर्सेज फॉर दिस पीरियड। फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझेंगे, क्या है इंडिकेटर्स, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसको देख करके हम किसी पीरियड को न्योलिथिक पीरियड या न्योलिथिक साइट, किसी जगह को न्योलिथिक साइट के रूप में जानते हैं। न्योलिथिक पीरियड से जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, कुछ इशूज हैं जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम जानेंगे कि इस पीरियड में जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हो, रेगुलर बेसिस पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, तो उस एग्रीकल्चर की शुरुआत की वजह से क्या इम्पैक्ट आई, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आई, पॉलिटिकल एलिमेंट्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या बदलाव आए, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए, कल्चर में क्या इम्पैक्ट आए। तो इन सारे इम्पैक्ट्स को भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। फिर हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम आंसर के थ्रू डिस्कस करेंगे और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से पूछे गए, उन क्वेश्चंस को भी हम साथ ही टैकल करेंगे। तो ये है हमारी टॉपिक की ओवरव्यू। तो चलिए आज की हम टॉपिक शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको कई सारी चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ सकती है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो मेरे लेक्चर्स हैं वो सीरियसली देख रहे हैं और जो नॉर्मली क्लास में आप वीडियोस देखते हैं, जिस तरह से लेक्चर्स अटेंड करते हैं उस तरह से अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि फिर फ़ायदा भी वैसा ही होगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो उससे नहीं होता है फ़ायदा। तो जब तक आप पेन और पेपर लेकर के नहीं बैठते हैं और फिर आप उस चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं तो तब तक आपको किसी भी लेक्चर से मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा मिलने वाला है। उम्मीद है कि आप ने अगर आप नहीं पेन और पेपर लिया है तो अब आपने पेन और पेपर ज़रूर उठा लिया होगा। अगर आपने अभी भी नहीं उठाया है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें, पहले पेन और पेपर ले आएँ और फिर वीडियो को रिज्यूम करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे न्योलिथिक पीरियड। सबसे पहले हम समझेंगे न्योलिथिक पीरियड का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे आपको हिस्ट्री की समझ उससे आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी और आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कभी दिक्कत आती है, तो वो भी चीज़ें धीरे धीरे आपकी ख़त्म होने लगेंगे। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन इवोल्यूशन एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। यानी कि दुनिया के हर एक कोने में, लगभग सारे कोने में ह्यूमन इवॉल्व कर रहे थे अपने समय के साथ साथ। चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस में जब और भी चीज़ें चेंज हो रही थी, उनके आसपास की इन्वायरमेंट चेंज हो रही थी, नेचर चेंज हो रही थी, तो उस चेंजिंग कंडीशंस में ह्यूमन्स भी अडेप्ट कर रहे थे और अपने आप में वो भी बदलाव ला रहे थे। ह्यूमन की कॉग्निटिव स्किल्स भी चेंज हो रही थी, जो हम उनके द्वारा यूज किए गए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में जो एडेप्टेशन है या मॉडिफिकेशन है उसके रूप में देखते हैं। उनकी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी भी हम उनके आर्ट्स एंड पेंटिंग्स के रूप में देखते हैं। तो ह्यूमन धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे थे, कल्चर बाय कल्चर वो डेवलप हो रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि ह्यूमन पैलियोलिथिक एज में थी, फिर ह्यूमन डेवलप होकर के मेसोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक फेज में पहुंच चुके। लेकिन अब एक और डेवलपमेंट ह्यूमन के लाइफ में होने वाली है और ये डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है, एक लैंडमार्क
स्टेज है ह्यूमन इवोल्यूशन में। और ये जो डेवलपमेंटल स्टेज है इसको हम न्योलिथिक पीरियड के रूप में जानते हैं, या न्योलिथिक एज या न्योलिथिक कल्चर के रूप में जानते हैं। इस पीरियड में ऐसी क्या खास बात है, क्यों हम कहते हैं कि ये एक रिमार्केबल स्टेज है, एक लैंडमार्क स्टेज है? इस चीज़ को हम आगे इस वीडियो में ही समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि न्योलिथिक पीरियड की शुरुआत कब हुई। अगर वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखें तो न्योलिथिक पीरियड की शुरुआत 10,000 साल पहले हो चुकी थी। वेस्ट एशिया में जो आप देखते हैं आज की इजराइल पैलेस्टीन या सीरिया की जो एरिया है, इजिप्ट वाली रीजन, इजिप्ट सीरिया पैलेस्टीन इजराइल, ये जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हुआ करती थी। तो इस फर्टाइल रीजन में एग्रीकल्चर की सबसे पहले शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर एज वेल एज एनिमल डोमेस्टिकेशन। लेकिन फिर समय के साथ साथ एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन और सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट धीरे धीरे और भी जगहों पे फैलने लगे। और भी जगहों पे जैसे चाइना में, टर्की में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, थाईलैंड में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, लगभग दुनिया के सारी जगहों पे सेटलमेंट हमें देखने को मिलने लगी। एंड दिस सेटलमेंट वाज एसोसिएटेड विथ बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, आप दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको सावधानी बरतनी है। एक्चुअली तीन चीज़ समझनी है। पहली चीज़, जब हम कहते हैं कि न्योलिथिक पीरियड की शुरुआत हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर्टिकुलर रीजन में हर जगहों पे न्योलिथिक पीरियड की शुरुआत हो गई। अगर एक भी साइट हमें देखने को मिलती है जो न्योलिथिक साइट है तो हम मानेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे न्योलिथिक पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी बात, न्योलिथिक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जानेंगे जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि न्योलिथिक पीरियड की शुरुआत हुई है। लेकिन हर जगहों पे सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको अलग अलग रीजन्स में रीजनल डिस्पैरिटी भी देखने को मिलेगी, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने को मिलेगी। तो सारी जगहों पे, सारे न्योलिथिक साइट्स पे सेम फीचर भी आपको नहीं मिलेंगे। तीसरी बात, न्योलिथिक पीरियड को हम एक कल्चरल ट्रांजिशन के रूप में देखते हैं। जो ह्यूमन इवॉल्व कर रहे हैं, पहले पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक और मेसोलिथिक से न्योलिथिक, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन इवोल्यूशन को हम इस तरह से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी साइट पे जो ह्यूमन इवोल्यूशन होगी वो मेसोलिथिक से न्योलिथिक होगी ही। आपको ऐसे कई सारे साइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे मेसोलिथिक से आगे डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो साइट मेसोलिथिक लेवल से आगे नहीं पहुँच सकी है। आपको कई सारे ऐसे साइट्स भी मिलेंगे, न्योलिथिक साइट्स मिलेंगे जिस जहाँ पे मेसोलिथिक फेज थी ही नहीं। और आपको कई सारे ऐसे भी साइट्स मिलेंगे जो मेसोलिथिक से डायरेक्ट जंप कर जाती है कैल्कोलिथिक एज में, बाईपासिंग न्योलिथिक, यानी कि वो न्योलिथिक जाती ही नहीं है। कहने का मतलब है, जो मैं आपको, जो जब मैंने आपको अप्रोच वाली वीडियो बनाई थी इसमें मैंने आपको हिस्ट्री को पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, वहाँ भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि ह्यूमन इवोल्यूशन और द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री is never uniform. Different regions will have different trajectories and different regions will be at different levels of development. तो ये सारी चीज़ें पहले अगर आपको क्लियर हो जाती हैं फिर हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में न्योलिथिक पीरियड की शुरुआत 10,000 साल पहले मानी जाती है। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में न्योलिथिक पीरियड 6,000
साल पहले, 6,000 साल पहले, 6 से 8,000 साल पहले शुरू हुई, एग्जिस्टेंस में आई। और जो सबसे पहली नियोलिथिक साइट है वो मेहरगढ़ के रूप में जानी गई। मेहरगढ़ पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में बालूचिस्तान में है। एक प्लेन एरिया है जो काची प्लेन है, काची प्लेन में आपको ये मेहरगढ़ साइट देखने को मिलेंगे। आज कंडीशन उस तरह से नहीं है, लेकिन जो न्योलिथिक पीरियड में 6,000 साल पहले कंडीशंस वहाँ की बहुत ही एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हुआ करते थे। रीजन्स की फर्टिलिटी की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर इजीली शुरू हो चुकी थी, और साथ ही एनिमल डोमेस्टिकेशन भी वहाँ पे हमें देखने को मिलने लगी। परमानेंट सेटलमेंट हमें विलेज कम्युनिटीज़ के रूप में वहाँ पे उभर उभर के आई, और कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस ऐसे हम पॉटरीज के रूप में देखते हैं या उनकी डिस्टिंक्ट बरियल सिस्टम के रूप में देखते हैं। तो ये सारे एक कल्चर वहाँ पे पनपने लगी। तो ये थी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार एक नियोलिथिक सेटलमेंट एग्जिस्टेंस में आ रही थी या आ चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतती गई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के और भी रीजन्स में ये नियोलिथिक बस्तियां, नियोलिथिक सेटलमेंट्स एग्जिस्टेंस में आने लगी, इमर्ज करने लगी। तो अगर आप विजुअलाइज कर पाए तो मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा। ये आपकी कंप्लीट इमेजिनेशन पे होगी कि समय के साथ साथ जैसे 6,000 साल पहले सबसे पहली नियोलिथिक सेटलमेंट आई, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमें सेटलमेंट्स देखने को मिलने लगी, जिसको हम न्यूलिथिक सेटलमेंट के रूप में जानते हैं। न्यूलिथिक पीरियड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट मिलेनियम बीसीई तक चली, यानी कि इसकी शुरुआत 6,000 बीसीई में हुई और ये 1000 बीसीई तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चली। न्यूलिथिक कल्चर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगहों पे न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इमर्ज कर रही थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सेटलमेंट 6,000 साल से 1,000 साल तक चलती रही। नहीं, कोई सेटलमेंट 6,000 साल पहले एग्जिस्टेंस में आई, कुछ समय चली और वो नए टेक्निक, नए डेवलपमेंटल स्टेज पे पहुंच गई। बाद के टाइम्स में दूसरी जगह पे कई न्यूलिथिक सेटलमेंट फिर इमर्ज कर गई, फिर तीसरी जगह पे, फिर चौथी जगह पे। इस तरह से समय जिस तरह से समय बीतती गई, अलग अलग रीजन्स में न्यूलिथिक सेटलमेंट्स एग्जिस्टेंस में आती गई। तो ये तो हो गई टाइम पीरियड की बात। अब हम जानते हैं कि न्यूलिथिक का मतलब क्या है, क्यों हम इस पीरियड को न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं। न्यूलिथिक की जो लिटरल मीनिंग है, न्यूलिथिक की लिटरल मीनिंग, तो न्यूलिथिक को अगर हम देखें तो न्यूलिथिक दो वर्ड से मिलकर के बनी है, न्यू एंड लिथिक। न्यू का मतलब होता है न्यू, न्यू नए तरह के, लिथिक मीन्स स्टोन। तो नए तरह की स्टोन टूल्स यहाँ पे यूज हो रही थी, इसलिए हम इस पीरियड को न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं। अब नए तरह का मतलब क्या है, किस तरह के नए तरह के टूल्स। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं एक डिस्टिंक्ट टाइप के टूल्स यूज हो रहे हैं, स्टोन टूल्स जो हैं पॉलिश्ड, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स न्यूलिथिक पीरियड में यूज होने लगी, बनने लगी और यूज होने लगी। पॉलिश्ड का मतलब क्या है, पॉलिश्ड का मतलब है कि जैसे पहले किस कैसे टूल्स बनते थे, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकरा करके उसको तोड़ा जाता था, तो उससे टूल्स बनाई जाती थी। लेकिन अब जो टूल्स बन रही हैं वो एक पत्थर को दूसरे पत्थर से घिस करके बनाया जाने लगा। तो घिसने से क्या हो गया कि जो रफनेस थी वो चली गई, उसमें शाइन आ गई, उसमें पॉलिश आ गई। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह के जो टूल्स आप देख रहे हैं,
आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितनी आपको पॉलिश, कितनी शाइन आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि वो रफनेस जो है टूल्स की चली गई। अब रफनेस चली गई तो इनको इजीली यूज किया जाने लगा। जो जो अभी के समय में जो जिस तरह की ज़रूरतें हैं, जैसे हम आगे देखेंगे कि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड जो कम्युनिटीज हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी जो इमर्ज हो रही थी, तो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ये सारे टूल्स बनने लगे। और एग्रीकल्चर में हमें चाहिए कि जो ज़मीन को अंदर तक खोद सके, तो उसके लिए हमें पॉलिश्ड टूल्स जो नुकीले भी होते हैं और स्मूथ भी होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी अंदर तक ज़मीन में खुदाई कर सकते थे। तो इसलिए जो अब के टूल्स हैं नियोलिथिक पीरियड में पॉलिश्ड टूल्स हमें देखने को मिलने लगे। इसीलिए इस पीरियड को हम न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। दिस पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम मेसोलिथिक। मेसोलिथिक से ट्रांजिशन हम देखते हैं नियोलिथिक में। ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ऐसे ही हुई। तो जो हमने पढ़ा था कि ये 3 एज क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था, पहले पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक एंड मेसोलिथिक से नियोलिथिक एज। So Neolithic age marks the last phase of Stone Age, and this period is associated with domestication, both plant domestication या agriculture and animal domestication. इसी पीरियड में हम देखते हैं कि एक सेटल्ड विलेज कम्युनिटी की भी इमरजेंस हो रही है, और जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज हैं, वो पॉटरीज यूज करने लगे रेगुलर बेसिस पे। हालांकि पॉटरीज की शुरुआत तो हम मेसोलिथिक में ही कुछ साइट्स पे देख लेते हैं, जैसे लंगनाज है गुजरात में, चौपानी मांडो है मिर्जापुर बेलन वैली में, और आदमगढ़ से भी हमें कुछ ऐसे पॉट सेट्स देखने को मिले हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे हम पॉटरीज की शुरुआत नियोलिथिक में ही देखते हैं। रेगुलर का मतलब है कि यहाँ पे हमें वेराइटीज ऑफ पॉटरीज भी देखने को मिलती हैं, और लगभग हर एक रीजन्स में, हर एक साइट्स पे हमें पॉटरीज की यूज देखने को मिलती है। तो पॉटरीज की शुरुआत रेगुलर बेसिस पे में नियोलिथिक पीरियड में ही हमें देखने को मिलती है। अब इस पीरियड को, नियोलिथिक पीरियड को हम जानते कैसे, क्या है सोर्सेज, व्हाट आर द हिस्टोरिकल सोर्सेज अबाउट नियोलिथिक पीरियड। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें, देखो हमारी ये जो पैटर्न होगी पढ़ने की, यही होगी कि हम सबसे पहले उस पीरियड को जानने के जो भी सोर्सेज हैं, हम उन सोर्सेज को पहले समझ लेंगे। फिर इससे जुड़े हुए जितने भी हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स हैं, हिस्टोरिकल इशूज हैं, हम उन इशूज को समझेंगे। फिर हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, समझेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में डेवलप हो जाएगी, और आप एक क्रिटिकल एस्पेक्ट भी आपके अंदर डेवलप होगी इस तरीके से पढ़ने से। और वैसे भी मेरा मानना है कि हिस्ट्री को समझना है तो आपको हिस्टोरिकल डिबेट्स जो भी हैं उसको भी समझना चाहिए, तो जाकर के आप एक होलिस्टिक तैयारी होगी हिस्ट्री की। तो इस पीरियड को जानने के सोर्सेज क्या क्या हैं हमारे पास। तो सबसे पहले चूंकि स्टोन एज की ही पार्ट है, तो हमारे पास जो टूल्स हैं, स्टोन टूल्स एंड बोन टूल्स आल्सो, तो दीज आर द सोर्सेज फॉर हिस्टोरिकल फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। स्टोन टूल्स में हम देखते हैं एक स्टोन प्लो। प्लो मतलब जो खेत जोतने के लिए जो एक होती है ना, जिससे खेत जोता जाता है, तो उसको कहते हैं प्लो। तो स्टोन प्लो भी हमें देखने को मिले। फिर एक डिगिंग स्टिक है, जो जमीन में गड्ढे करने के लिए, हिंदी में उसको खंती बोलते हैं। तो डिगिंग स्टिक स्टोन के हमें देखने को मिले। सो स्टोन टूल्स में एंड बोन टूल्स आल्सो, सो स्टोन एंड बोन टूल्स आर द सोर्सेज ऑफ स्टडी फॉर दिस पीरियड। अब इससे क्या हमें समझ में आती है, इससे हमें क्या समझ में आती है, हम देख सकते हैं कि ये जो टूल्स हैं, these are the agricultural tools. These tools are used in
agriculture, which indicates that agriculture was started on regular basis in the Neolithic period. दूसरी इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है हमारी पॉटरीज। पॉटरीज न्योलिथिक में, जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलर बेसिस पे पॉटरीज न्योलिथिक पीरियड में शुरू हो गई थी। लोग पॉटरीज बनाने लगे, पॉटरीज को रेगुलर बेसिस पे यूज करने लगे। तो पॉटरीज को यूज क्यों करेंगे? खाना बनाने के लिए और किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, मोस्टली फूड आइटम्स। पॉटरीज में हम फिर देखते हैं कि कई सारे डाइवर्सिफाइड पॉटरीज हैं, इनके डिफरेंट शेप्स हैं, different sizes depending on the utility of potteries. And on these potteries, we see intricate designs and patterns. Designs. पेंट पोट्रीज को डिजाइन किया जाने लगा। पेंट कुछ किस कोई इनग्रेविंग्स, पेंटिंग्स, डिजाइंस, पैटर्न्स, ये सारी चीजें हम देखते हैं पॉटरीज में। शुरुआत की जो पॉटरीज थी, शुरुआत में हाथ से बनी हुई पॉटरीज यूज होती थी, हैंडमेड पॉटरीज। Handmade potteries. Now these handmade potteries are coarse. कोर्स मतलब कि इसमें वो शाइनिंग नहीं मिलती है, लेकिन धीरे धीरे हमें व्हील टर्न्ड पॉटरीज भी देखने को मिलती है। नाउ दीज व्हील टर्न्ड पॉटरीज आर वेरी स्मूथ। दीज व्हील टर्न्ड पॉटरीज आर वेरी स्मूथ। व्हील टर्न पॉटरीज आपने कभी देखा होगा, जो आज जो वीडियो जो पॉटरीज बनाए जाते हैं वो मोस्टली व्हील टर्न ही पॉटरीज होती हैं। एक व्हील होती है, इस व्हील को घुमाया जाता है और इसके ऊपर आप देखेंगे पॉटरीज बनाई जा रही हैं अलग अलग शेप्स के। तो दिस वाज द व्हील टर्न पॉटरीज। फिर हम इस पीरियड के बारे में जानते हैं हाउस स्ट्रक्चर से भी। हाउस स्ट्रक्चर ये हमें इंडिकेट करती है कि जो परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टेड इन न्योलिथिक पीरियड। ये जो हाउस स्ट्रक्चर है ये हमें परमानेंट सेटलमेंट की तरफ इशारा करती है, और ये हमें बताती है कि इस पीरियड में आकर के सेटल्ड विलेज लाइफ ऑल्सो स्टार्टेड। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी साइट्स पे 10 घर, 15 घर, 20 घर, इस तरह से घरों के हमें एविडेंसेस मिले। अब ये घरों के एविडेंसेस क्या क्या हैं? ये जो हम देखते हैं कि जैसे घर बनाई जाती थी, तो पहले क्या खूंटा ऐसे लगाया, तो खूंटा लगाने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे गड्ढे किए जाते थे। इस गड्ढे को हम लोग कहते हैं पोस्ट होल्स। तो ये पोस्ट होल्स हमें मिले हैं, जिससे ये पता चला है कि यहाँ पे एक रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर रही होगी। फिर इसी हाउस स्ट्रक्चर के अलग अलग पैटर्न्स हैं, जिससे हम इस पीरियड के और भी एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी साइट पे जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनी हुई है और सेंटर में या तो सर्कुलर या ओवल हाउस के स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया, ये जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है, जो सेंट्रल हाउस है, दिस वाज द हाउस ऑफ अ लोकल चीफ और ए मैन ऑफ अथॉरिटी और द सेंट्रल फिगर ऑफ दैट कम्युनिटी। तो हाउस स्ट्रक्चर से भी हमें इस पीरियड के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है। फिर ग्रेव गुड्स आर ऑल्सो one of the important source for the study of Hini period. मेसोलिथिक में ही हमने देखा था बरियल सिस्टम की शुरुआत हो चुकी थी और वहां भी हमने ग्रेव गुड्स देखा, लेकिन these grave goods became more diversified, more elaborate in Neolithic period. And on the analysis of these grave goods, we come to know about the some beliefs of this period
and also we come to know about the social differentiation. सोशल डिफरेंशिएशन भी हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्रेव गुड्स की मदद से या उनके एनालिसिस से हम हम इस बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं, पता करना तो मुश्किल हो जाती है ना, क्योंकि एक एविडेंस के कई सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं बस। फिर एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट के जो फॉसिल्स हैं उनके एनालिसिस हैं, तो उनके बेसिस पे भी हम कई सारी चीज़ें पता करते हैं, जैसे एनिमल स्केलेटन्स हैं या एनिमल के फॉसिल्स हैं, वहीं प्लांट के जो फॉसिल्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, इनके एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं वेदर दीज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वर वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड। क्योंकि जब डोमेस्टिकेट की जाती है एनिमल्स को या प्लांट्स को, तो उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कैटल की बात करें, वाइल्ड कैटल एंड डोमेस्टिकेटेड कैटल, तो वाइल्ड कैटल की जो मसल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी, लेकिन डोमेस्टिकेटेड कैटल्स की मसल आपको लूज मिलती है। वैसे जो हॉर्न्स होते हैं, सींग होती है, वो वाइल्ड एनिमल्स की बड़ी होगी, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की छोटी होगी। केनाइन टीथ जो होती है, केनाइन, जो नुकीले दांत होते हैं ना आपके, उनको केनाइन टीथ कहते हैं। तो केनाइन टीथ भी वाइल्ड एनिमल्स में बड़ी होती है, ज़्यादा शार्प होती है, और लंबे समय तक डोमेस्टिकेट अगर किए जाएंगे तो उनकी केनाइन टीथ धीरे धीरे छोटी होती है और एक समय के बाद आकर के हो सकती है वो गायब भी हो जाए। तो इस तरह के मॉर्फोलॉजिकल चेंज हम एनिमल्स में देखते हैं जब उन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता है। सिमिलर टाइप के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज हम प्लांट्स में भी देखते हैं। उनके ग्रेन साइज छोटी हो जाती है, जो ग्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर होती है वो डोमेस्टिकेट वेराइटी वो जो डोमेस्टिकेटेड वेराइटी में जल्दी टूट जाती है, वाइल्ड वेराइटी में वो लंबे समय तक होती है। उनकी सीड डिस्पर्सल वाइल्ड वेराइटी की ज़्यादा होती है, डोमेस्टिकेटेड वेराइटी की कम होती है। तो इस तरह के जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज हैं, फिजिकल चेंजेज हैं, वो सारी चीज़ों के बेसिस पे भी हम पता कर सकते हैं कि वेदर दीज प्लांट्स वर और दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड और दे वर वाइल्ड इन नेचर। फाइनली पेंटिंग्स के बेसिस पे भी हम कई सारे एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं या इंटरफेयर कर सकते हैं, जैसे उनके डेली एक्टिविटीज पेंटिंग्स को देख करके हम समझ सकते हैं। उसकी कम्युनल एक्टिविटीज, जो कम्युनिटी रिचुअल्स हैं या जो भी सोशल एक्टिविटीज हैं या जो सोशल रिलेशंस हैं, तो कम्युनल एक्टिविटीज को भी हम इस पेंटिंग्स की मदद से समझ सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो अंडरलाइन रिलीजियस बिलीव्स ऑल्सो। कुछ आर्टिफैक्ट्स भी हैं, जिनको सोर्स ऑफ स्टडी के रूप में यूज की जाएंगी, क्योंकि यहाँ से हमें नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलने लगते हैं। डाइवर्स आर्टिफैक्ट्स, टेराकोटा फिगराइंस या स्टोन आर्टिफैक्ट्स, जो हम देखते हैं कि बीड्स वगैरह हैं या आ, आ, जो बीड्स हैं, डिफरेंट स्टोन्स के बीड्स हैं, कार्नेलियन बीड्स हैं या एगेट या कैल्सिडोनी, इस तरह के जो बीड्स हैं, उन तरह के बीड्स के बेसिस पे भी हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं न्योलिथिक कल्चर या न्योलिथिक सोसाइटी के बारे में। तो ये सारे सोर्सेज हैं न्योलिथिक पीरियड को जानने के। अब हम देखते हैं कि हम किस बेसिस पे किसी साइट को न्योलिथिक साइट डिक्लेयर करते हैं। तो न्योलिथिक साइट्स के या न्योलिथिक कल्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है
वो है यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से घिस करके उसको शाइनी बनाया जाता है, उसको और भी शार्प बनाया जाता है। वैसे टूल्स जो होते हैं वो होते हैं पॉलिश्ड टूल्स। पॉलिश टूल्स में जो कैरेक्टरिस्टिक टूल टाइप है न्यूलिथिक से एसोसिएटेड, हमने देखा है कल्चर बाय कल्चर, पैलियोलिथिक में भी एक कैरेक्टरिस्टिक टूल टाइप है। जो हैंड एक्सेस हैं या क्लीवर्स हैं, चॉपर्स हैं, बर्डिन्स हैं, ब्लेड्स हैं, ये सभी पैलियोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक टूल्स हैं। मेसोलिथिक की कैरेक्टरिस्टिक टूल के रूप में हम माइक्रोलिथ्स को जानते हैं। उसी तरह न्यूलिथिक की जो कैरेक्टरिस्टिक टूल हैं वो है पॉलिश्ड एक्सेस। पॉलिश्ड एक्सेस ये हैंड एक्स भी हो सकती है या किसी हैंडल से अटैच भी हो सकती है, बट ये जो एक्सेस हैं ये होंगी पॉलिश्ड। एंड पॉलिश्ड जो टूल्स हैं या पॉलिश्ड जो हैंड एक्स है, इसके बेसिस पे हम अलग अलग रीजन्स को डिस्टिंग्विश भी कर सके हैं कुछ हद तक, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में जो जिस जिस तरह के एक्सेस बन रहे थे, कुल्हाड़ियाँ बनी, उनकी जो बनावट है वो भी अलग रही है। जैसे एक जगह कहीं की अगर हम हैंड एक्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो कटिंग एज है और जो रियर एंड है या बैक एंड है, वो दोनों पैरेलल साइड की तरह, वो पैरेलल एंड्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस बेसिस पे हम देखते हैं कि खास रीजन्स में इस तरह के टूल्स बने। वहीं दूसरे रीजन्स हम देखेंगे कि ये जो बैक एंड है ये ट्रायंगुलर एंड है, ये ट्रायंगुलर एंड है। कहीं पे हम देखेंगे, कहीं पे हम देखेंगे ये सर्कुलर एंड भी है या कर्व्ड एंड भी है। तो हैंड एक्सेस की बनावट के बेसिस पे हम न्यूलिथिक साइट्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे। और शुरुआत में जब हमारे पास हम हमारी ज़्यादा स्टडी नहीं थी, हमें एविडेंसेज की कमी थी, हमारे पास ज़्यादा एविडेंसेज नहीं थे, तो हम हैंड एक्स के बेसिस पे ही न्यूलिथिक कल्चर को अलग अलग रीजन्स में बांटा था। जैसे नॉर्थ वेस्ट की न्यूलिथिक कल्चर, नॉर्थ ईस्ट की न्यूलिथिक कल्चर, पेनिनसुलर इंडिया की न्यूलिथिक कल्चर्स, इनको हमने हैंड एक्सेस के बनावट पे ही बांटा हुआ था। और ध्यान रहे कि ये जो हैंड एक्सेस हैं वो पॉलिश्ड हैंड एक्सेस हैं, वो पॉलिश्ड टूल्स हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर न्यूलिथिक पीरियड की वो है एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत। एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूलिथिक पीरियड के। और ये फीचर और ये जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ ये आपको पहले वाली फेजेस में देखने को नहीं मिलती हैं। एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हमें पिछले जो पीरियड्स हैं पैलियोलिथिक में तो नहीं ही देखने को मिली, मेसोलिथिक में भी देखने को नहीं मिलती है। कुछ साइट्स पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मेसोलिथिक we see the faint beginning of agriculture and animal domestication। लेकिन वो इसलिए क्योंकि एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं हो सकती कब एक कल्चर दूसरे कल्चर में ट्रांजिशन करती है। इट इज ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। प्रोडक्शन और डोमेस्टिकेशन के बीच डिफरेंस मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि ये जो डोमेस्टिकेशन है वो न्यूलिथिक फेज की ही क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और जो हमें चीज़ें वहाँ मेसोलिथिक में भी कुछ चीज़ें देखने को मिली उसको हम डोमेस्टिकेशन कह सकते हैं या नहीं। तो प्रोडक्शन और डोमेस्टिकेशन के बीच, और ये बात हो रही है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। सो प्रोडक्शन,
और यहाँ पे एनिमल की जब बात करेंगे तो हम वहाँ पे एनिमल कीपिंग की बात करेंगे. So there is difference between animal keeping and animal domestication or plant production, food production and plant domestication. अगर किसी वेराइटी ऑफ प्लांट्स को या किसी स्पीसीज ऑफ एनिमल को उनके नेटिव प्लेस से हटा करके, if any species or any variety of plant or animal is removed from इट्स नेटिव प्लेस का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पे ये प्लांट्स या एनिमल्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं या ग्रो करते हैं, तो वैसी नेटिव प्लेसेस से हटा करके केप्ट अंडर ह्यूमन कंडीशन और आर्टिफिशियल कंडीशन, then it is and using them for their food requirement, then it is a phase of plant production, or in case of animals it is called animal keeping. जैसे वाइल्ड गॉट्स हैं या वाइल्ड कैटल है, तो वाइल्ड कैटल मान लो कहीं पे मिलती हैं, नेचुरली अवेलेबल है, वहाँ से हमने उनको पकड़ लिया और पकड़ के हमने अपने हैबिटेशन वाली एरिया में उनको रख लिया, और जब ज़रूरत होगी तो हम उनको मार करके खाएंगे. तो दिस फेज इज कॉल्ड एनिमल कीपिंग. सिमिलरली यही चीज़ हम प्लांट्स के साथ करें, वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस है उसको वहाँ से हटा करके आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, और जितना ग्रो करते हैं उतना कंज्यूम कर लेते हैं, देन इट इज़ द फेज ऑफ फूड प्रोडक्शन और एनिमल कीपिंग, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इट. बट if after consumption seeds are preserved in case of plants, and animals are bred under artificial conditions provided by human beings, then it is a stage of domestication. तो मेसोलिथिक पीरियड में जो हमने फेंट बिगिनिंग देखी थी डोमेस्टिकेशन की, वो डोमेस्टिकेशन इन ट्रू सेंस नहीं मानी जा सकती. दैट मस्ट बी अंडरस्टूड एज ए स्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन और एनिमल कीपिंग, not animal domestication. But in Neolithic period, cereals are preserved so that they can be planted in the next season, and animals are bred whenever they require them. This is the stage of animal domestication or domestication in general. And this stage of domestication is associated with Neolithic period. So the beginning of agriculture and animal domestication is also one of the characteristic features of the Neolithic age. And on the basis of this domestication, we characterize a particular site as the Neolithic site. लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर किसी साइट पे डोमेस्टिकेशन हमें देखने को मिलती हैं, अगर किसी साइट पे हमें परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलती हैं, अगर हमें किसी साइट पे रेगुलर यूज ऑफ पॉटरीज देखने को मिलती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइट नियोलिथिक साइट ही होगी. कई ऐसे कैलकोलिथिक साइट्स हैं जहाँ पे अर्लीस्ट सेटलमेंट, अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन एंड अर्लीस्ट यूज ऑफ पॉटरीज आर विजिबल इन कैलकोलिथिक फेज. That means these sites has bypassed the Neolithic stage and directly jumped into Chalcolithic or Chalcolithic stage. Now Chalcolithic stage we will deal later on, but चूँकि यहाँ पे हमने 2-3 बार इस टर्म को यूज कर लिया, तो Chalcolithic एज का मतलब है जब हमने कॉपर को यूज करना, नियमित रूप से यूज करना शुरू कर दिया था. अब नियमित रूप से यूज करना शुरू कर दिया था, इसका मतलब ये है
कि कॉपर के जो बीड्स हैं, कॉपर, we were aware of this particular metal, copper. Copper was the first metal to be used by human beings, and we were aware of copper from Neolithic period onwards. तो न्यूलिथिक पीरियड में भी हमें कॉपर हम यूज करते थे, बट नॉट एज ए टूल. वी वर यूजिंग बीड्स. वी हैव एविडेंसेज ऑफ copper beads in Neolithic phase from Mehergarh and other sites also, particularly northwestern sites. तो कॉपर हम यूज कर रहे हैं न्यूलिथिक में भी, लेकिन कॉपर को टूल्स एज ए मोड, एज ए टूल्स फॉर फूड प्रोडक्शन, और उसकी रेगुलर यूज जैसे कॉपर के टूल्स, कॉपर के बर्तन, ये सारी चीज़ें हम चालकोलिथिक फेज में नियमित रूप से देखेंगे जब हम कॉपर स्मेल्टिंग की टेक्निक को समझ लेंगे, या जब ह्यूमन बींग्स ने कॉपर स्मेल्टिंग की टेक्निक को समझा, तब उनकी रेगुलर यूज शुरू हुई. Now, third characteristic feature is the emergence of settled village communities. Settled village communities. मेसोलिथिक तक हमने, पैलियोलिथिक में हमने क्या देखा था सेटलमेंट के लिए? दैट वाज कंप्लीट नोमैडिक स्टेज. मेसोलिथिक में हमने देखा था डिफरेंट लेवल ऑफ सेडेंटरीनेस, बट नॉट परमानेंट. एट मोस्ट वी हैव सीन द सीजनल कैंप्स. हाँ, परमानेंट उन जगहों पे देखा था, ऐसे केव साइट्स पे देखा था जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे. But these were cave sites, as you remember them. But now we are seeing the first houses made by human beings by their hands. And at a particular site, we see a cluster of homes. 10 घर, 15 घर, 20 घर, 25 घर, 30 घर, ये सारे घर देख रहे हैं. And together they form a village community. और चूंकि एग्रीकल्चर हो रही है, एनिमल डोमेस्टिकेशन हो रही है, तो इनको अब दूसरी जगहों पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है. इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स इनको यहीं से मिल रहे हैं. साथ ही ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज़ हैं, और अगर किसी चीज़ों की ज़रूरत इनको हो गई तो हम यहाँ पे देखते हैं बिगिनिंग ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज ऑल्सो, एंड नॉट जस्ट डोमेस्टिक ट्रेड, we can see long distance trade. Mesolithic communities had trade links. Neolithic communities at Mehergarh had trade links with the communities in Central Asia or Iran also, in Afghanistan also. So we see beginning of domestic as well as long distance trade. But more importantly, settled village life, settled village community first emerged in the Neolithic age. And finally we see the regular use of potteries. क्योंकि एग्रीकल्चर हो रही है, तो एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चरल सरप्लस भी होती है. सरप्लस का मतलब है कंजम्पशन से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हो तो उसको सरप्लस कहते हैं. जो एक्स्ट्रा क्रॉप है, एक्स्ट्रा ग्रेन है, वो सरप्लस में आती है. तो सरप्लस, क्योंकि एग्रीकल्चर अब क्या होती है कि नेचर पे डिपेंड होती है, क्लाइमेट डिपेंडेंट होती है. तो अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सही रही, प्लस कोई बीमारी ना हो क्रॉप्स में, या कोई पेस्ट अटैक ना हो, तो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेर करेगी. लेकिन अगर सिचुएशन अनुकूल ना हो करके उल्टी हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, तो फिर सर्वाइवल पे भी दिक्कत आ जाएगी. क्योंकि अब लोग कम्प्लीटली इन पे, प्लांट्स और एनिमल्स, एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो रही है, एनिमल डोमेस्टिकेशन पे डिपेंड कर रहे हैं. तो सर्वाइवल के लिए बैकअप का होना ज़रूरी है. इसलिए हम देखेंगे पॉटरीज की यूज स्टोर करने के लिए भी हम देखते हैं. और साथ ही साथ हम कई सारे ऐसे पॉटरीज भी देखते हैं जहाँ पे सूट मार्क्स हैं. सूट मार्क का मतलब है धुएं का निशान है. तो इससे ये भी पता लगाया जा सका, या अंदाज़ा लगाया जा सका, कि इन पॉटरीज को कुकिंग के लिए भी यूज की जाती रही होगी. तो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्सक्लूसिवली न्यूलिथिक के
न्यूलिथिक के फॉर्म में हम पहली बार देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ दीज फीचर्स इज विजिबल इन न्यूलिथिक पीरियड ऑनवर्ड्स। और ये सारे फीचर्स जितने भी न्यूलिथिक साइट्स हैं उन सारे साइट्स में ये चारों फीचर्स कॉमन हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से एक कौन सी फीचर है जो डेफिनेटली हमें बताएगी कि ये साइट न्यूलिथिक साइट है, तो वो है पहली फीचर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। यही एकमात्र फीचर है जो डेफिनेटली हमें बताएगी कि दिस पार्टिकुलर साइट इज न्यूलिथिक साइट और दिस पार्टिकुलर कल्चर इज न्यूलिथिक कल्चर। क्यों डेफिनेटली बताएगी? क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत या एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत, शेल्टर्ड विलेज कम्युनिटी या यूज ऑफ पॉटरीज हम कई बार चालकोलिथिक पीरियड में देखते हैं। लेकिन अगर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हैं तो इसका मतलब है कि वो साइट, दैट साइट मस्ट बी न्यूलिथिक साइट। नेवरदलेस, these four characteristics are the common characteristic of a Neolithic settlement or Neolithic culture. However, on a closer examination, distinct regional variations are quite evident. और ये रीजनल वेरिएशंस हम अपने आगे देखेंगे लेक्चर में, जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी देखेंगे कि उनके पॉटरीज के जो स्टाइल्स हैं, उनकी सेटलमेंट पैटर्न्स हैं, उन किस तरह के सीरियल्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, किस तरह के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, उनमें हम कई सारे वेरिएशंस देखते हैं। उनके बरियल सिस्टम, अलग अलग तरीके के बरियल सिस्टम में, उनके ग्रेव गुड्स में हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं। और जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज पे हैं। यानी कि न्यूलिथिक पीरियड में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं ही, और साथ ही साथ रीजनल वेरिएशंस भी हैं। और इस चीज़ को हम आगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगी। जब हम ज्योग्राफिकल प्रोफाइल्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग रीजन्स में नॉर्थ वेस्ट की न्यूलिथिक साइट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर सेंट्रल इंडिया के या गंगा वैली के, गैंगेटिक वैली के, बेलन वैली के, नॉर्थ ईस्ट के और पेनिनसुलर इंडिया के न्यूलिथिक फीचर्स किस तरह से रीजनल वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक एज। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी अब तक। पर अगर किसी तरह की सवाल है, किसी तरह की डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज़ से मैं आपको यहाँ पे अवेयर कराना चाहूँगा कि जब हम पैलियोलिथिक फेज में थे और जब हम न्यूलिथिक फेज में भी थे, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी वर एट द सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज। लेकिन जब हम न्यूलिथिक पीरियड में आते हैं तो हमें रीजनल डिस्पैरिटी दिखनी शुरू हो जाती है। मैं फिर से इस बात को बता रहा हूँ, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड तक थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट और थ्रू आउट द वर्ल्ड लेवल सेम डेवलपमेंटल स्टेज पे थे। सारी कम्युनिटीज सेम डेवलपमेंटल स्टेज पे थे, कोई खास डिफरेंस नहीं थी। लेकिन न्यूलिथिक पीरियड में ये differentiation in communities, differentiation in societies, and different regions had regional disparity among them. तो ये एक चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक डाउन नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलूँगा इस पीरियड से जुड़े हुए दो हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स पे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेरा मानना है कि हिस्ट्री को समझना है तो आपको हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स को समझना चाहिए। और मेरी ड्यूटी है यहाँ पे कि मैं आपको हर एक टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स हैं या इम्पोर्टेंट हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स हैं उनसे मैं आपको अवगत कराता हुआ चलो। न्यूलिथिक पीरियड को समझने के लिए दो हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहली डिबेट है कि डोमेस्टिकेशन क्यों शुरू हुई, क्यों लोगों ने
इतने लंबे समय से जो अपनी प्रिफर्ड वे ऑफ लिविंग थी, जो हंटिंग गैदरिंग थी, उसको छोड़ करके डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। जो दूसरी डिबेट है वो ये है कि अच्छा, एक जो दूसरी डिबेट न्योलिथिक पीरियड को न्योलिथिक रिवॉल्यूशन कही जाए कि नहीं, इसके ऊपर डिबेट है। एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वी गॉर्डन चाइल्ड, उन्होंने प्री हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो न्योलिथिक पीरियड में highlighting the enormous changes in socio-economic spheres and other economic changes and other changes in society and economy and in culture, he termed the Neolithic period as the Neolithic Revolution. एक न्योलिथिक क्रांति का उन्होंने नाम दिया। पर सवाल है कि क्या इस पीरियड को रिवॉल्यूशन कहना जायज़ है, या किस हद तक हम इस पीरियड को रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। इन दो डिबेट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम अपनी पहली डिबेट जो है, क्यों डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई, उसको डिस्कस करते हैं। और जो व्यू पॉइंट्स हैं, हालांकि कई सारे व्यू पॉइंट्स हैं, कई सारे ओपिनियंस हैं, तो सारे ओपिनियंस में हमें नहीं पढ़ना है। हमें अपनी जो एग्जामिनेशन है, यूपीएससी के जो डिमांड है, उसके दायरे में रह करके ही पढ़ना है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग से दिक्कत होने लगती है, इसलिए हमें जो जितनी समझ चाहिए, हम उसके दायरे में रह करके ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी ओपिनियंस हैं उसको एनालाइज करेंगे, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो ओपिनियन है वो एक्सेप्टेबल ओपिनियन है कि नहीं है, या किस हद तक एक्सेप्टेबल है। सबसे पहले जो मानी जाती थी कि क्यों डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई, तो एक थ्योरी है, अगर आप ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर के चल रहे हैं तो आप देखेंगे बार बार कि एक डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी है। ये नॉर्मली भी ऐसी ज़रूरी नहीं कि ये हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। एक डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी एक नॉर्मल सी टर्म है। डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी का मानना है, जो इस थ्योरी के प्रोपाउंडर्स हैं, उनका मानना है कि एक खास रीजन में ही डेवलपमेंट के एलिमेंट्स होते हैं। सर्टेन रीजन्स, सर्टेन पॉकेट्स have the inherent capability to develop. In other words, this theory states that not all the regions, not all the places have the inherent quality or inherent capability to undergo transformation and develop on its own. ये अपने आप डेवलप करना, अपने आप ट्रांसफॉर्म होना, ये हर जगहों पे ये पॉसिबल नहीं है। उनकी इनहेरेंट कैपेसिटी ही नहीं है कि वो अपने आप ही ट्रांसफॉर्म करे या अपने आप डेवलप करे। कुछ खास जगहों पे जहाँ पे पोटेंशियल है डेवलपमेंट की, जहाँ पे एलिमेंट्स हैं डेवलपमेंट के, वो रीजन्स डेवलप करते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो डेवलपमेंट के एलिमेंट्स हैं, जैसे मूवमेंट थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल और द मूवमेंट ऑफ आइडियाज, ये जो डेवलपमेंट के एलिमेंट्स हैं, ये डिफ्यूज होकर के दूसरी जगहों पे पहुँचते हैं और दूसरी जगह भी डेवलप करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार जो प्रोपाउंडर्स हैं, जो बिलीव करते हैं इस थ्योरी में, उनका कहना है कि एग्रीकल्चर पहली बार वेस्ट एशिया में एक जेरिको जगह है। जेरिको आप देखेंगे कि जो आज की रीजन है, जो क्रिसेंट जिसको बोलते हैं, जो सीरिया, पैलेस्टीन, इजराइल, इजिप्ट, तो ये जो रीजन है, ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। दीज रीजन्स आर द गोल्डन क्रिसेंट फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप कर गई और यहाँ से फिर दुनिया के हर एक जगहों पे ये आइडियाज़ या ये जो टेक्निक है एग्रीकल्चर की, वो पहुँची। तो दिस इज़ द डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी।
फॉर द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ये डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी आपको जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, जो मोर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो मेसोपोटामिया से आई है। सेम चीज़ हम वैदिक पीरियड में जब इन्वेंशन डिस्कवरी ऑफ आयरन देखेंगे तो वहाँ भी हम सेम सिमिलर डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करेंगे, समझेंगे। तो बेसिकली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी का कहना है कि सारी जगहों पे डेवलपमेंट की कैपेसिटी नहीं होती है और एक खास रीजन्स में डेवलपमेंट हो सकती है और वहाँ से फिर डेवलपमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग रीजन्स में पहुँचती है। लेकिन इस डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी को अब रिजेक्ट कर दिया गया है, ये बहुत पहले चलती थी। आज जो एस्टेब्लिश्ड व्यू है उसके अनुसार कम से कम 4 ऐसे अर्ली एग्रीकल्चर के सेंटर्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली डेवलप करी। एटलीस्ट 4 ऐसे अर्ली सेंटर्स हैं। एक तो जेरिको है, दूसरी है मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में, आप देखेंगे सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान की, वहाँ पे। जेरिको हो गई अपनी वेस्ट एशिया में। मेहरगढ़ है पाकिस्तान प्रोविंस में, सिंध प्रोविंस में ऑफ पाकिस्तान। कोलडीवा एक इम्पॉर्टेंट साइट है, न्योलिथिक साइट है, ये है इलाहाबाद में। एंड कोलडीवा हैज गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस। और एक थाईलैंड में भी हम देखते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है थाईलैंड, तो यहाँ पे भी अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ स्पाइसेस हमें देखने को मिलती हैं न्योलिथिक फेज में। तो एटलीस्ट 4 ऐसे अर्ली एग्रीकल्चरल सेंटर्स हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंटली एग्रीकल्चर डेवलप करी। तो डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी की अब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है और अब जो स्टेब्लिश्ड व्यू है वो ये है कि एटलीस्ट 4 ऐसे अर्ली एग्रीकल्चरल सेंटर्स हैं, जेरिको, मेहरगढ़, कोल्डिवा एंड थाईलैंड, जहाँ पे इंडिपेंडेंटली एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन डेवलप्ड। डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी के अलावा तो डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी या उसकी जो कॉन्ट्राडिक्शन, उनको जो काउंटर किया गया, वो ये नहीं बताती है कि एग्रीकल्चर शुरू कैसे हुई। तो इस फील्ड में और भी एविडेंसेस इकट्ठा किए गए, और भी रिसर्च हुई, और भी स्टडीज हुई, और फिर कुछ और भी ओपिनियंस, कुछ और भी व्यू पॉइंट्स सामने आए। वैसे तो कई सारे व्यू पॉइंट्स आए लेकिन उनमें हमें नहीं पढ़ना है फिर से, और हमें जो भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है और जो सिलेबस की जो गाइडलाइन है उसके अंदर रह करके ही हमें समझनी है। सो अभी जो 4 व्यूज मैं आपको यहाँ पे और बताऊंगा डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी के अलावा, 4 ओपिनियंस हैं जो बताती है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत क्यों हुई, और ये 4 ओपिनियंस कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से ही एसोसिएटेड है। और इनमें 4 में से 2 तो कम्प्लीटली क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है और बाकी 2 ओपिनियंस क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड हैं, बट उसमें पॉपुलेशन फैक्टर भी इंक्लूडेड है। तो दूसरे ओपिनियंस को भी देखते हैं और देखते हैं कि वो ओपिनियंस कहाँ तक एक्सप्लेन कर रही है एग्रीकल्चर की जो इंसेंटिव है, एग्रीकल्चर क्यों शुरू हुई, उस चीज़ को, उस फेनोमेना को कहाँ तक एक्सप्लेन कर पा रही है। तो सबसे पहले हम क्लाइमेटिक चेंज वाले फैक्टर को देख लेते हैं। हालांकि जो चारों व्यूज हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर उन चारों व्यूज में सेंट्रल है, बट जो पहले 2 व्यूज हैं उसमें पॉपुलेशन फैक्टर नहीं आती है, इसलिए हम पहले उन 2 व्यूज को देख लेते हैं। तो पहली व्यू कहती है कि जब होलोसिन एपोक आई तो क्लाइमेट स्टेबल हो गई, क्लाइमेट में टेम्परेचर बढ़ने लगी, रेनफॉल बढ़ने लगी, दैट मीन्स क्लाइमेट बिकेम वार्मर एंड वेटर। So this new climatic condition suited agriculture and therefore agriculture was started. काफ़ी सिंपल सी थ्योरी है, काफ़ी सिंपल सी व्यू है, ओपिनियन है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आई होगी मेरे उम्मीद से। पर मैं फिर भी एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि एक ओपिनियन के अनुसार कि होलोसिन एपोक अपने साथ एक सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस लाई जो एग्रीकल्चर को सूट करती थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर शुरू हो गई। लेकिन इस थ्योरी के साथ दिक्कत ये है कि ये बताती कि एग्रीकल्चर शुरू हुई, लेकिन ये नहीं बताती है कि लोगों ने अपने जो
प्रीफर्ड वे ऑफ लिविंग थी, जो हंटिंग गैदरिंग वो कई शताब्दियों से करते आ रहे हैं, लाखों साल से करते आ रहे हैं, उस प्रीफर्ड वे ऑफ लिविंग को छोड़ करके एग्रीकल्चर क्यों अपनाया? और एग्रीकल्चर के साथ हम दिक्कत देखेंगे आगे कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहने का मतलब है कि आप नेचर के मर्जी पे आ गए हैं। अगर कभी डिजीज इन्फेक्टेड हो गई क्रॉप्स, या कभी नेचर क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सट्रीम हो गई, या किसी साल अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई, तो पूरी कम्युनिटी तबाह हो सकती है, क्रॉप फेलियर हो जाएगी, सर्वाइवल की दिक्कत आ जाएगी। और साइंटिफिक भी एनालिसिस से, क्योंकि हम लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉप्स पे अब डिपेंडेंट रहने लगे हैं एग्रीकल्चर के बाद, तो हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी तरह से हमें नहीं मिल पा रही है। So we are suffering from micronutrient deficiency also. And the health status of tribal communities are far better than the so-called civilizational health conditions. So why these communities abandoned their preferred way of living and started agriculture at the first place? This theory does not explain this incentive for agriculture. तो इस थ्योरी से हमें तो समझ नहीं आई कि एग्रीकल्चर शुरू क्यों हुई। तो आइए देखते हैं कि अगली थ्योरी क्या कहती है। अगली थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है एग्रीकल्चर की शुरुआत क्यों हुई, इस फिनोमेना को, इस रीजन को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस थ्योरी के अनुसार, इस व्यू के अनुसार, वेस्ट एशिया में जो रेन लैडन विंड्स होती हैं, वो विंड्स जो रेन लाती है, मॉइस्चर लैडन विंड्स, रेन बियरिंग विंड्स, इस विंड का नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया। There was the northward shift of rain-bearing winds in Western Asia, due to which Western Asia suffered from relative dryness. और जो वाटर के सोर्सेज हैं वो ड्राई अप होने लगे, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ वाटर बचे वेस्ट एशिया में, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट all converged towards this limited source of water, and a new type of relationship started to develop among these three uh, stakeholders, or these three players: humans, animals, and plants. And this relationship was based on interdependency, where one element depended on another survival. So human catered to the needs of plants and animals, and in turn got catered also. So this new relationship led to the beginning of domestication and agriculture. So this theory explains agriculture. This theory explains agriculture in a more subtle way, more scientific way. बट एक दिक्कत है इस थ्योरी के साथ। दिक्कत ये है कि ये थ्योरी ये तो बताती है कि वेस्ट एशिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, लेकिन चूंकि हमने देखा था कि एटलीस्ट 4 अर्ली एग्रीकल्चर के सेंटर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली डेवलप किए, और ज़रूरी नहीं कि सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, सेम ज्योग्राफिकल कंडीशन और भी अलग सारे रीजन्स में हो। तो वेस्ट एशिया में शुरू हो गई, उसकी तो आपने एक्सप्रेशन दे दी, उसको तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अलग दूसरे रीजन्स में एग्रीकल्चर क्यों शुरू हुई उस बारे में ये थ्योरी हमें नहीं बताती है। तो इस थ्योरी को भी हम जनरल थ्योरी तो नहीं मान सकते। जनरल थ्योरी का मतलब है कि आप बताओ कि हर जगह पे ये अप्लाई होनी चाहिए। So this theory also does not explain the beginning of agriculture completely.
एक तीसरी थ्योरी भी है, एंड दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एज वेल एज पॉपुलेशन फैक्टर। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये थ्योरी बताती है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई किसी जगह पे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे प्रेशर पड़ा, और इस प्रेशर की वजह से जो बैलेंस है, एक बैलेंस है वहाँ की जो ऑलरेडी लिविंग कम्युनिटीज थी और वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्स बेस हैं उनके बीच एक बैलेंस थी, जो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से लोग अब नए मेथड्स एक्सप्लोर करने लगे और अल्टरनेटिव्स ढूंढने लगे फूड प्रोक्योरमेंट के, और दिस एक्सपेरिमेंटेशन गिव बर्थ टू एग्रीकल्चर। अब पॉपुलेशन इंक्रीज दो वजह से हो सकती है, एक बाहर से पॉपुलेशन आ जाए इस पर्टिकुलर रीजन में, या फिर इसी पर्टिकुलर रीजन की पॉपुलेशन इंटरनली भी इंक्रीज हो सकती है बाय मोर बर्थ्स एंड लेस डेथ्स। तो इंटरनल factor and external factors, both factors may lead to population increase. So third theory tells us that कि होलोसिन एपोक में हमने देखा था कि क्लाइमेट में जो वार्मथ है वो बढ़ गई, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्लाइमेट बिकेम वार्म, एंड ड्यू टू दिस रिलेटिव वार्मथ सी लेवल इंक्रीजेज, बिकॉज जो आइस ग्लेशियर्स हैं, आइस शीट्स हैं, वो सभी मेल्ट हो रहे थे, तो सी लेवल इंक्रीज कर जाती है रिलेटिवली। तो ये जो सी लेवल इंक्रीज कर गई, इसकी वजह से जो कोस्टल कम्युनिटी, जो कोस्टल रीजन्स हैं, वो कोस्टल रीजन्स इनंडेट हो गई। ये जो सी वाटर है ये कोस्टल रीजन्स में भी फैल गई जब सी लेवल इंक्रीज हुई, तो जिसकी वजह से जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं, दीज कोस्टल कम्युनिटीज वर डिस्प्लेस्ड एंड दे माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेज। तो इनकी माइग्रेशन की वजह से, इनकी माइग्रेशन की वजह से ये जो एक किसी पर्टिकुलर जगह पे size of community increased. So this artificial increase in the community size exerted pressure on the already existing balance between community and natural resource base, due to which new methods were being explored, and this experimentation gave birth to agriculture. बट इस थ्योरी के साथ एक दिक्कत है जिसको हम समझेंगे चौथे थ्योरी के बाद, क्योंकि इन दोनों ये जो इसकी जो लिमिटेशन है इन दोनों थ्योरीज की वो सेम लिमिटेशन है, इसलिए पहले चौथे थ्योरी को समझ लेते हैं। चौथी थ्योरी कहती है कि होलोसीन में क्लाइमेटिक कंडीशंस बेहतर हुई, होलोसीन में क्लाइमेट फेवरेबल हुई। क्लाइमेट फेवरेबल से क्या हो गई कि जो डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना diversified. This diversification led to the increased subsistence base, increased subsistence base of human beings. ह्यूमन बींग्स की सब्सिस्टेंस बेस इंक्रीज हुई, तो इससे क्या हुआ कि लोगों में जो अब घूमना पड़ रहा था इनको ज़्यादा समय तक शिकार में या फूड गैदरिंग में समय इनका जा रहा था, तो वो समय इनका बचने लगा, प्लस इनकी सब्सिस्टेंस बेस, इनकी फूड रिक्वायरमेंट भी अब बढ़ गई, सॉरी फूड फुलफिलमेंट इनकी बढ़ गई, तो अब इनके लाइफ में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ गई। And this stability we can observe in terms of their seasonal camps and some sort of permanent settlements. Not permanent, but some sort of sedentary life also. In Mesolithic phase, we have discussed that thing. So stability जब बढ़ गई तो इनकी population भी increase कर गई, इनकी population increase कर गई. So this is the internal internal growth of population. This can be termed as the internal growth of population. So this internal growth of population again exerted pressure on the existing
resource potential of that region, and people started to explore new methods of food procurement, and they experimented, and this experimentation gave birth to agriculture. Now there is a serious limitation with these two theories. हालांकि काफी हद तक एक्सप्लेन करती है, एक साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करती है, एक लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन इसके साथ दोनों थ्योरीज के साथ भी एक सीरियस लिमिटेशन है. वो लिमिटेशन है दीज टू थ्योरीज लैक एम्पिरिकल डेटा. क्या मतलब है इस चीज का? एम्पिरिकल डेटा मतलब है कि सॉलिड एविडेंस, जो डेटा चाहिए हमें जिसके बेसिस पे हम ये थ्योरी एस्टेब्लिश कर सकें, वो डेटा मिसिंग है. सबसे पहले तो थर्ड थ्योरी में जहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सटर्नल माइग्रेशन हुई और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से एक जगह की पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई. तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि कितनी माइग्रेशन हुई और क्या बैलेंस थी, कितनी रिसोर्स पोटेंशियल थी, कितनी साइज ऑफ अर्लियर कम्युनिटीज थी. तो ये एम्पिरिकल डेटा, सॉलिड डेटा हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम नहीं बता सकते हैं कि वास्तव में क्या फूड रिसोर्स पोटेंशियल या जो बैलेंस थी रिसोर्स और कम्युनिटी के बीच वो डिस्टर्ब हुई भी कि नहीं हुई. चौथी जो व्यू है जो कहती है कि इंटरनल जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ गई कि बैलेंस ही बिगड़ गई तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही मानेंगे. तो क्या हम ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर थे और साइज ऑफ कम्युनिटी हमने देखा था लिमिटेड हुआ करती थी, तो ऐसे समय में क्या हम वाकई इस चीज़ को मान रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई? क्या ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं है और जो एक पार्टिकुलर रिसोर्स पोटेंशियल है वो अंडर यूटिलाइज रहती थी, तो क्या ऐसे समय के लिए हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को वाकई एक फैक्टर मान सकते हैं क्या? और अगर हम मानेंगे तो हमें उसके लिए फिर सॉलिड प्रूफ चाहिए, प्रॉपर डेटा चाहिए. So due to lack of this empirical data, this theory also cannot be used as the fact. लेकिन अभी जो चार हमने ओपिनियंस देखे हैं, चार व्यू पॉइंट्स देखे हैं एग्रीकल्चर की शुरुआत को लेकर के, कहीं ना कहीं इन चारों व्यू पॉइंट्स में हमें लॉजिक तो नज़र आती है और कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर को साइंटिफिकली स्टेब्लिश, जो एग्रीकल्चर की बिगनिंग है उसको साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपने थ्योरीज के माध्यम से. And these theories are might be acceptable. These theories might be true also, and this should be uh, acknowledged or accepted by all that a single factor is not responsible for the beginning or fall of something. Different regions go through different historical process. Different regions has their own factors. And climatic conditions, the climatic factors seems to be the catalyst behind this transformation from food gathering to food producing. इस डिबेट को हम इस कंक्लूजन के साथ ख़त्म करना चाहेंगे कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फैक्टर्स की वजह से एंड बिकॉज ऑफ लोकल एक्सपेरिमेंटेशन agriculture started. This transformation from food gathering to food production
might have been catalyzed by the climatic change and associated factors such as increase in population. So finally, इस डिबेट को हम इस कंक्लूजन के साथ ख़त्म करना चाहेंगे. Different zones had different regions for the beginning of agriculture. It was due to climatic change and local experimentation. तो ये हिस्टोरिकल डिबेट यहाँ पे ख़त्म होती है. उम्मीद है कि इस डिबेट से आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे हिस्टोरिकल डिबेट की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे कि क्या इस पीरियड को रिवॉल्यूशन कहना उचित है या नहीं. उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जो एक दो दिन में वो भी अपलोड कर दी जाएगी. तो अगर आपने आज कुछ नया सीखा है और अगर ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है, काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, जैसा कि मुझे उम्मीद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video and share it with your friend. तो आपने आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज करें और किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. मिलते हैं जल्दी दूसरी डिबेट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में.